नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज मैं आपको एक नई विधि यहाँ बताने जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा एक और वीडियो इस पे बनाऊंगा। किसी और लगन के माध्यम से भी आपको ये जो विधि है मैं बता दूंगा। उसके बाद जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, कुंडलियों पे लगा के देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, बहुत ही आसान विधि है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको चीज़ों को समझना पड़ता है। तो सारा जो डिटेल इसमें आपको मैं बताऊंगा। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका, जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा था कि मेरे सहयोगी हैं एस्ट्रो सरिता के नाम से उनका दूसरा चैनल जो है हमारा, उसमें हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से कुछ नाड़ी की टेक्निक्स, कुछ पराशरी की टेक्निक्स धीरे धीरे करके आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो सबसे आग्रह करूंगा हमारे दोनों चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करें। दोस्तों, तो आज जो मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ ये हर लगन के हिसाब से अलग अलग होगी, जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ दूसरे भाव की, सेकंड हाउस, जिसपे मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ। दूसरा भाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, जिसको कुंडली में सेकंड हाउस कहा जाता है। तो इंग्लिश में मैंने इसलिए आज लिखा है कि कुछ आग्रह आया था मेरे पास बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स का कि बीच बीच में इंग्लिश में भी कुछ लिख दें, इसलिए आज मैं इंग्लिश में लिखा हूँ सेकंड हाउस। तो देखिए, यहाँ पे मंगल देव की राशि आ रही है दोस्तों, इसी के बारे में जो है मैं चर्चा करने अभी जा रहा हूँ। और इसके ऊपर अभी इससे मिलती जुलती एक और 2-3 दिन में वीडियो अपलोड होगी, जिसमें मैं राशियों के बारे में आपको बताऊंगा कि जब आपके लग्नेश उस राशि में रहते हैं तो व्यक्ति किस तरह से सोचता है, क्या उसकी सोच होती है, किस फील्ड में वो जा सकता है, कैसी शिक्षा वो प्राप्त करता है और क्या क्या उसके और चीजें होती हैं, उसका व्यवहार कैसा रहेगा। ये सब चीजें आने वाली वीडियोस में आपको मैं एक एक करके हर राशि के हिसाब से बताऊंगा कि जब लग्नेश या चंद्रमा उस राशि में रहते हैं तो क्या प्रभाव होता है। तो अभी बात करने जा रहे हैं मीन लगन वालों के लिए, जिनका मीन लगन है कुंडली में। यहाँ 12 नंबर लिखा है, इसलिए ये मीन लगन बन गया है, पाइसेस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। दूसरे भाव की बात मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मेष राशि है, तो मेष राशि के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी जो है यहाँ होनी चाहिए। मेष राशि जो है एक धातु को रिप्रेजेंट करती है, टेक्निकल राशि है ये। इंजीनियरिंग, मैकेनिकल लाइन में जो लोग जाते हैं, बिजली संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी के संबंधित, अग्नि से रिलेटेड जिनके काम होते हैं, इस तरह के कार्य जिसमें पुलिस, मिलिट्री, इन सब चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो मंगल देव के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसके जो स्वामी हैं या मंगल देव वो बनने वाले हैं दोस्तों। तो एक फलित जो आप कर सकते हैं, ये सारे जो सूत्र हैं ये नाड़ी ज्योतिष के ही सूत्र हैं दोस्तों। इसमें पराशरी के भी कुछ नियम बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ज्यादा ये नाड़ी ज्योतिष में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में कोई भी दशा या अंतरदशा वगैरह नहीं होती है, सिर्फ गोचर देखा जाता है, किस भाव में कौन सी राशि है वो देखी जाती है। और जो कारक तत्व होते हैं, जैसे गुरु को जीव कारक माना जाता है, शुक्र को पत्नी का कारक माना जाता है, बुध को विद्या का कारक माना जाता है, छोटी बहनों का कारक माना जाता है, उनके हिसाब से ही सारी जो नाड़ी ज्योतिष है वो चलती है दोस्तों। तो पहले जातक के लिए बात करते हैं, इस जातक की शिक्षा की बात करते हैं। अब एक फलित जो है आप कर सकते हैं। दूसरा भाव क्या होता है, ये प्रारंभिक शिक्षा का होता है दोस्तों। जहाँ जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको जो प्रारंभिक शिक्षा मिलती है, तो ये इस चीज को दर्शाती है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट होगा वो टेक्निकल फील्ड में हो सकता है, क्योंकि यहाँ मार्स मंगल देव की राशि आ रही है जो अग्नि तत्व राशि है और धातु तत्व राशि है। तो टेक्निकल फील्ड इसलिए क्योंकि मंगल देव स्वयं एक टेक्निकल ग्रह है, इनमें टेक्निकल कैपेबिलिटी होती है। और फिर उस पर किस ग्रह की दृष्टि होती है, उस तरह से क्या होता है, आपका जो प्रोफाइल है वो
चेंज हो जाता है, शुक्र देव का आ जाएगा। तो टेक्निकल तो आप रहेंगे लेकिन कंप्यूटर्स साथ में जुड़ जाता है। तो हर ग्रह की दृष्टि भी इसमें महत्वपूर्ण होती है, लेकिन एक साधारण जो फलित है, जो नाड़ी ज्योतिष का या सूत्र है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रारंभिक शिक्षा इन फील्ड्स में बच्चे के लिए अच्छा होता है दोस्तों। अब और आगे चलते हैं। जातक स्वयं जो है मीन लगन का है, तो इसके लिए मंगल देव यहाँ पे मिक्स प्रभाव देने वाले हैं दोस्तों। अब मिक्स प्रभाव क्यों होगा? क्योंकि नवम भाव के भी स्वामी है, नवमेश बन जाते हैं, भाग्य के भी स्वामी है, परंतु जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है ये दूसरे भाव में आती है। तो मूल त्रिकोण राशि का जो प्रभाव होता है वो दूसरी राशि से ज्यादा होता है, उसमें कम से कम 80-90% जो प्रभाव होता है मूल त्रिकोण राशि का होता है। दूसरी राशि का जो प्रभाव होता है 10 से 15% होता है। तो इस मंगल देव पर अगर शुभ प्रभाव होगा कुंडली में तो अच्छा होगा। किस संदर्भ में? धन के माध्यम से, आपकी प्रोफेशन के माध्यम से, आपके स्टेटस के माध्यम से, ये सारी चीजें तो हैं दूसरे भाव से देखी जाती हैं। शिक्षा के माध्यम से, बुद्धि व्यक्ति की तेज हो सकती है, क्योंकि मेष राशि जो होती है वो सर को दर्शाती है, आपका जो मस्तिष्क होता है इसको दर्शाती है। तो बुद्धि तीव्र हो सकती है, व्यक्ति बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगा, क्योंकि मेष राशि जब दूसरे भाव में आती है तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी को भी दर्शाती है। तो बहुत सारे फलित हैं जो निकल सकते हैं, लेकिन इस जातक के लिए अगर मंगल देव यहाँ शुभ प्रभाव में नहीं होंगे तो फिर इनको कष्ट हो सकता है। अपनी दशा अंतर दशा में अगर बाकी ग्रहों का पाप प्रभाव पड़ता है तो ये मार्केश भी बन सकते हैं, लेकिन शुभ प्रभाव रहेगा तो दोनों ही जगह पे ये अच्छा इनको प्रभाव देने वाले हैं दोस्तों। भाग्येश भी बन गए और द्वितेश यानी धन के भी स्वामी यहाँ बन जाते हैं दोस्तों। अब हमें एक एक करके यहाँ पे ये देखना है। तो कुंडली देखकर जातक के जो रिश्तेदार होते हैं उनके बारे में कैसे जाना जा सकता है कि क्या इस दूसरे भाव में जो मंगल देव की राशि आ रही है क्या उनके लिए ये शुभ रहने वाली है, क्या उनके लिए ये अशुभ रहने वाली है, किस तरह का प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। तो एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे इसको आपको देखना है। इसमें किसी तरह का कोई ग्रह मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। तो पहले बात करते हैं पत्नी के बारे में। सप्तम भाव जो होता है जहाँ पे 6 नंबर लिखा है ये आपकी पत्नी का भाव है। ये एक पुरुष जातक की कुंडली हम मान लेते हैं तो ये उनकी पत्नी का भाव है। अब पत्नी के भाव से आपको गिनना है कि मंगल देव की दोनों राशियां कहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ पे हम उंगली रखेंगे 1, 2, 3, ये हो गया तीसरा भाव। और उसके बाद आगे चलते हैं 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया अष्टम भाव। तो दोनों ही जो भाव हैं आयु को दर्शाते हैं दोस्तों। अब कुंडली मिलान जब आप करते हैं तो इस तरह से भी कुंडली मिलान की जाती है। ये एक और विधि है, इसमें आप ये चीज जोड़ सकते हैं। जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं इसको सीख लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सी अच्छी अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो वहाँ पे शायद ये आपको पढ़ने को मिल सकता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जो हैं वो गुप्त रखी गई हैं। बहुत जल्दी से अच्छे अच्छे जो लेखक हैं वो चीजों को नहीं बताते हैं। तो यहाँ पत्नी के लिए ये मंगल देव जो है एक शुभ ग्रह नहीं है दोस्तों। अब ये शुभ क्यों नहीं है, आई थिंक मेरे ख्याल से सबको ये पता होगा, क्योंकि तीसरा ये भी एक अशुभ भाव होता है और अष्टम ये भी एक अशुभ भाव होता है। अब आप कुंडली मिलान कर रहे हैं या किसी की भी कुंडली देख रहे हैं, किसी पुरुष की कुंडली आप देख रहे हैं, मीन लगन उनका अगर है, तो अगर इस कुंडली में मंगल देव पीड़ित होंगे, पहली चीज आप यहाँ नोट कर लीजिए, पाप प्रभाव में होंगे या स्वयं नीच के होंगे या सूर्य देव द्वारा अस्त हो जाएंगे, तो क्या होगा, पत्नी की आयु में ये कमी कर सकता है दोस्तों, पहली चीज। दूसरी, पत्नी को बीमारियां दे सकता है, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम कर सकता है। आयु कम करने का मतलब ये भी होता है
कि आपको समय समय पर वो मृत्यु तुल्य कष्ट देता रहे, किसी तरह के रोग भी दे सकता है। हालांकि इसमें आपको अपनी पत्नी की भी कुंडली साथ साथ देखनी पड़ेगी, लेकिन ये कुछ नाड़ी ज्योतिष के जो सूत्र हैं ये पूरे सुचारू रूप से काम करते हैं। जब आप पत्नी की कुंडली देखेंगे तो वहां पे भी आपको ऐसे ही योग दिखाई देंगे, जिसमें हेल्थ को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी अवश्य दिखेगी। तो ये चीज आपको यहाँ याद रख लेनी है कि अगर मंगल देव केतु देव के प्रभाव में यहाँ पे आ जाते हैं, इस कुंडली में अगर मंगल देव किसी तरह से भी केतु देव से संपर्क बनाते हैं तो क्या होगा, पत्नी रोगिणी हो सकती है, पत्नी के एक्सीडेंट्स वगैरह ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि केतु क्या करते हैं, केतु चोट को दर्शाते हैं, बाहरी इंजरी को दर्शाते हैं, अलग करने को दर्शाते हैं। तो ये सारी चीजों का जो प्रभाव है ये पत्नी की आयु पर आ सकता है, पत्नी की हेल्थ पर आ सकता है, अगर मंगल देव कुंडली में कमजोर होंगे, पाप प्रभाव में होंगे। शनि देव द्वारा दृष्ट होंगे तो किसी तरह से लंबी बीमारी की तरफ संकेत करेंगे, क्योंकि दोनों ही ग्रह आपस में शत्रुता रखते हैं। और शनि देव जब मंगल देव की दृष्टि या युति किसी तरह से होती है तो ऑब्स्ट्रक्शन आता है दोस्तों। शनि देव को ऑब्स्ट्रक्शन का प्लैनेट माना जाता है, रुकावटों का प्लैनेट माना जाता है। अब थोड़ा सा उल्टा देखते हैं इसको। अगर मंगल देव कुंडली में बली होंगे, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे, बृहस्पति देव द्वारा दृष्ट होंगे, लेकिन वो बृहस्पति देव कुंडली में शुभ होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए, तो क्या होगा, पत्नी की आयु लंबी हो जाएगी, पत्नी स्वस्थ रहेगी। ये सब चीजें आप कुंडली में एनालाइज आराम से कर सकते हैं। अब और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नवम भाव की। अब नवम भाव और दशम भाव में थोड़ा सा जो है कॉन्ट्राडिक्शन है। बहुत से जो अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो पुरानी किताबें हैं, वहां पे नवम भाव को पिता का भाव माना गया है, कहीं बुक्स में दशम भाव को पिता का घर माना जाता है। तो एक उदाहरण समझाने के लिए, सिर्फ क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सूत्र बता रहा हूँ, तो नवम भाव जो है आपके पिता का भाव है। अब नवम भाव से हम देखेंगे कि मंगल देव की दोनों राशियां कहाँ पे आती हैं। पहली राशि उनके लग्न में ही आ जाएगी, ये पिता के लग्नेश बन जाएंगे। और दूसरी राशि जो है 1 2 3 4 5 6, दूसरी राशि उनके छठे भाव में आ रही है दोस्तों। अब मंगल देव एक क्रूर ग्रह है, ये भी यहाँ पे आपको याद कर लेना है। मंगल देव क्रूरता दर्शाते हैं, तो पिता से छठे भाव में अगर मंगल देव की राशि आ रही है, जो कि एक उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो ज्यादा प्रभाव जो है छठे भाव का मिलने वाला है। इस पे अगर पाप प्रभाव होगा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, कुंडली में मंगल अच्छे नहीं है, शनि देव द्वारा दृष्ट होंगे तो क्या होगा, उनके कर्म क्षेत्र में परेशानियां क्रिएट करेगा। केतु देव द्वारा दृष्ट होंगे तो बीमारियां दे सकता है, एक्सीडेंट दे सकता है। राहु देव द्वारा दृष्ट होंगे तो भ्रमित करने के योग बन जाएंगे। किसी तरह से अलग अलग ग्रह की दृष्टि अलग अलग प्रभाव डालेगी, लेकिन वो ग्रह अगर नैसर्गिक पापी ग्रह हो या वैसे भी पापी ग्रह होंगे तो पिता को कष्ट होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन यही मंगल देव अगर कुंडली में शुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे, अच्छे बैठे होंगे, तो पिता का जो छठा भाव होगा उसको बल मिलेगा, उनका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक रहेगा दोस्तों। तो ये छोटी छोटी प्रेडिक्शंस हैं, नाड़ी के बहुत अच्छे सूत्र हैं, इनको आप लगाते हैं तो बहुत अच्छे फलित आप कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, ये आपकी संतान का भाव है दोस्तों। तो संतान की भाव से पंचम भाव में 8 नंबर राशि आ रही है, जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि ये त्रिकोण का भाव है। और दूसरी राशि जो उनकी मेष राशि है वो 10वें भाव में आ रही है। मैं गिन के बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोनों ही बहुत शुभ भाव माने जाते हैं। एक केंद्र भाव है, एक त्रिकोण भाव है।
तो संतान के लिए ये मंगल देव बहुत ही शुभकारी होने वाले हैं अगर पाप प्रभाव में नहीं होंगे। पाप प्रभाव में होंगे तो क्या होगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जो है वो 10वें भाव में आ रही है, जो आपकी संतान का कर्म क्षेत्र है, जहां से आप संतान का कार्य क्षेत्र देखते हैं दोस्तों। तो ये भी एक सूत्र है, अपनी कुंडली से आप अपनी संतान का कार्य क्षेत्र भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे पाप प्रभाव या मंगल देव पर पाप प्रभाव, इस भाव में भी पाप प्रभाव होगा तो आपके संतान को अपने प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएगी, वहां पे कष्ट दिखाई देंगे। लेकिन मंगल देव भी अगर पाप प्रभाव में होंगे तो उनके प्रोफेशन में कष्ट जो है वो दिखाई देगा आपको दोस्तों। लेकिन अगर ये शुभ प्रभाव में होंगे तो क्योंकि त्रिकोण के भी स्वामी है, केंद्र के भी स्वामी है, तो अच्छा राजयोग बनाएंगे यहाँ पे। तो मंगल देव कुंडली में बली होंगे तो इन जातकों के लिए, उनकी संतान के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है दोस्तों। अब और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं चौथे भाव की। ये आपका सुख का भाव है, ये आपकी माता का भाव है। दोनों चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो गिनते हैं पहले 1 2 3 4 5 6। आपकी माता से एक राशि छठे भाव में आ रही है जो कि खराब मानी जाती है, और दूसरी आ रही है 11वें भाव में, ये भी खराब मानी जाती है, क्योंकि छठे से छठा रोग 11वां भाव होता है। भावार्थ भावम जो थ्योरी होती है उसके हिसाब से दोनों ही ये रोग स्थान माने जाते हैं दोस्तों। तो प्रोसीजर वही रहेगा, विधि वही है जो मैंने आपको बता दी है। पाप प्रभाव होगा तो माता को कष्ट होने वाला है, जीवन में परेशानियां उनको झेलनी पड़ेंगी। और अगर शुभ प्रभाव होगा तो फिर माता को किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। अब ये भी आपको देख लेना है कि कष्ट कब कब होगा। जब जब मंगल देव पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव पड़े गोचर में, अगर पहले से ही मंगल देव कुंडली में खराब है और गोचर में जब इन राशियों पर पाप प्रभाव पड़े, या यहाँ पर पाप प्रभाव पड़े, या चंद्रमा जो माता के कारक होते हैं उन पे पाप प्रभाव पड़े और आपकी दशा अंतर्दशा भी खराब चल रही हो, कोई ऐसी दशा चल रही हो, कोई ग्रह अगर मेष राशि में आपके बैठे हैं उसकी अंतर्दशा चल रही हो, और उस समय में गोचर का भी बहुत बुरा प्रभाव जो है मेष राशि पर भी पड़ रहा हो, तो उस पीरियड में अगर मंगल देव कुंडली में आपके कमजोर हैं तो माता को कष्ट होना बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है दोस्तों। तो ये एक विधि है जो मैंने आपको बता दी है। इससे और भी चीजें आप देख सकते हैं। ये आपका कर्म का भाव है, तो कर्म के भाव से आप देखेंगे 1 2 3 4 5, पंचम भाव जो कि त्रिकोण भाव है, शुभ भाव है, और दूसरी राशि उनके 12वें भाव में आती है। ये थोड़ा सा कमजोर भाव माना जाएगा अगर आप कर्म क्षेत्र की बात करते हैं, लेकिन उनकी मूल त्रिकोण राशि मंगल देव की मेष होती है। ये आपके कर्म स्थान के पंचम स्थान में आ रही है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, इसको कैसे आप समझेंगे, फलित कैसे करना है। जहां पे आप काम करते हैं वो ये जगह है दोस्तों। आप जॉब करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप अपने घर से कुछ काम करते हैं, सब कुछ दशम भाव से देखा जाता है। तो ये जो होता है, अपने कार्य को किस ढंग से आप करते हैं, कितना उसमें दिमाग आप लगाते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपको अपने बॉस के द्वारा कोई कार्य दिया जाता है, या आप किसी चीज को संभालते हैं ऑफिस में, तो उसमें किस तरह से आप प्लानिंग करते हैं, कितनी तीव्रता है आपके दिमाग में, ये सब पंचम भाव से दर्शाता है दोस्तों। तो ये पंचम भाव जो हो गया, दशम भाव का पंचम भाव हो गया। तो अगर यहाँ पे पाप प्रभाव होगा, बहुत से कुंडलियों पे आपने देखा होगा, जब व्यक्ति किसी ऑफिस में काम करता है, उसको कोई कार्य दिया जाता है तो पूर्ण रूप से उसको वो कर नहीं पाता है, उस सुचारू ढंग से उसको नहीं कर पाता है जैसे कि वो कार्य होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, दूसरे भाव पर अगर पाप प्रभाव होगा तो व्यक्ति उस कार्य में असफल हो जाता है दोस्तों। मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं, आपके दूसरे भाव में
राहु देव हैं। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इसको समझना कैसे मैं आपको ये बता देता हूँ। तो 10वें भाव से, जैसे मैंने आपको बताया, पंचम भाव जो होता है, ये किस तरह से आप अपनी चीज़ों को प्लान करते हैं अपने ऑफिस में, कैसे दूसरे लोगों को आप हैंडल करते हैं, कितनी दिमाग में आपके प्लानिंग जो है तीव्रता से आती है, कैसे आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है, क्योंकि ये बुद्धि का भाव है, ये आपके डिसीजंस का भाव है। तो यहाँ पे अगर राहु देव रहते हैं पंचम भाव में और गोचर भी उस पीरियड में खराब हो जाता है, और उसी समय में आप कहीं नौकरी बदल लेते हैं, या आपकी कुछ समय पहले प्रमोशन हो गई है, लेकिन आपने कुंडली सही से नहीं देखी है, आपके दूसरे भाव में मेलेफिक प्रभाव है, तो क्या होगा, जैसे ही आप नई नौकरी ज्वाइन करेंगे, उसके कुछ ही समय बाद आप देखेंगे आपको उस नौकरी में दिक्कत परेशानी आने लग जाएगी। दिक्कत परेशानी किस वजह से आएगी कि आप चीज़ों को सही से एक्सिक्यूट नहीं कर पाएंगे। जो कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि इन चीज़ों को ऐसे कर रहा है, ये इतना ग्रोथ आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो जब भी इस तरह की दशा आपको आ जाती है और आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं, दूसरे ग्रह दूसरे भाव में अगर पाप ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है गोचर में, या दूसरे भाव में पाप ग्रह विराजमान है, उनका किसी तरह से दशा अंतर दशा आने वाली है, तो आपको बहुत सावधान रहना है दोस्तों। तो ये एक विधि है जो मैंने आपको बता दी है। हालांकि जब आप नाड़ी ज्योतिष सीखते हैं, या जो जिन लोगों को नाड़ी ज्योतिष आती है, वो सीख रहे हैं कहीं से, वहां पे दशा अंतर दशा नहीं ली जाती है, सिर्फ गोचर से ही सारे जो है फलित वो करने होते हैं दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा इसको मैंने ऐड ऑन कर दिया है, कुछ पराशरी के इसमें नियम मैंने जोड़ दिए हैं दोस्तों। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ऐसे ही ये आपके बड़े भाई का घर है, यहाँ से आप चीजों को देख सकते हैं। ये आपके छोटे जो अनिश होते हैं, ये उनका घर है, यहाँ से आप चीजों को देख सकते हैं। ये घर जो होता है, ये आपका व्यय भाव है, ये खर्चे का भाव है, यहाँ से इसको आप देख सकते हैं। ये आपके मामा का भाव है, यहाँ से इसको आप देख सकते हैं। ये आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है दोस्तों, यहाँ से भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि मंगल देव कहाँ पे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं निकल कर आती हैं। नाड़ी ज्योतिष के बहुत अच्छे अच्छे सूत्र हैं, लेकिन एक विधि जो मैंने आपको आज यहाँ बता दिया, आपके साथ साझा कर दी है, इसको कोशिश करूंगा एक वीडियो इस पे और बनाऊंगा, जिसमें एक और लगन को लेंगे और उसमें दूसरे भाव में कौन सी राशि आती है, क्या उसका प्रभाव रहता है, तो उसके माध्यम से आपको चीज़ों की बताने की कोशिश मैं करूंगा दोस्तों। तो एक चीज़ आपको और यहाँ पे याद रखनी है, जैसे इस कुंडली में मीन लगन की हमने अभी बात करी है, यहाँ पे मंगल देव अगर अशुभ प्रभाव में रहते हैं या स्वयं वो नीच के ही हो जाते हैं, तो जब नीच के होंगे और जिस ग्रह पे वो दृष्टि डालेंगे, उस ग्रह को भी वो खराब कर देते हैं। उसके जो कारकत्व होते हैं या जिस भाव के वो मालिक होते हैं, वहां पे किसी ना किसी तरह से दिक्कत या परेशानी आने लग जाती है दोस्तों। साथ साथ आपको क्या करना है, जिस भी चीजों के बारे में मैंने आपको अभी बताया है, पत्नी के बारे में बताया है, पिता के बारे में बताया है, माता के बारे में बताया है, संतान के बारे में बताया है, इन सब के कारक भी आपको साथ साथ देख लेने हैं दोस्तों। तो कारकों के बारे में पहले से ही मैं नाड़ी ज्योतिष की वीडियोस में बता चुका हूं कि नाड़ी ज्योतिष में संतान का कारक कौन होता है, पिता के कारक कौन होते हैं, तो वहां पे उस वीडियो को आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं, और अगली कुछ वीडियोस में और अच्छी विधियां आपको बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय शनिदेव।